स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है 2025 का, वो 25 मई को होना है ना। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो लगभग 8 महीने का समय जो है वो बाकी बचा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद से ही प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को स्टार्ट नहीं किया है ना। अब हम लोगों को बात ये करनी है, टॉपिक जो है आज का वो ये है कि अब जो 8 महीने बचे हैं, मान लो अगर किसी बच्चे ने अभी से तैयारी नहीं की थी प्रीलिम्स की, तो इन 8 महीनों का किस तरीके से वो इस्तेमाल करे कि उसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हर हाल में क्वालिफाई हो जाए, है ना। कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत। जो बच्चे तो तैयारी कर रहे थे, मतलब ऑलरेडी जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी है वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कुछ कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रखकर उन लोगों को आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, वो ये, अगर पहला सवाल ये है कि क्या प्रीलिम्स की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए या दिसंबर जनवरी तक वेट करना चाहिए, तो पहला आंसर तो ये है कि अब तैयारी शुरू करने का समय आ चुका है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है बच्चों, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस समय तीनों स्टेज में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है ना। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग छटते हैं वो भी यहीं पे, है ना। जैसे मान लो 6-7 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और केवल 10 से 11 हज़ार लोग मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो छंटनी होती है वो इसी स्टेज पे होती है, इसलिए ज़रूरी है कि इस स्टेज को सबसे ज़्यादा सीरियस लिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं होगा, मान लो क्वालिफाई नहीं होगा, तो मेंस की तैयारी अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी कर भी रखी है तो उसका क्या फ़ायदा। आप लोगों ने ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार कर भी रखा है तो उसका क्या फ़ायदा। अगर आप 1 या 2 नंबर से चूक गए तब इसका मतलब लगभग आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2026 के मई में होगा। तो आपको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तब तक आपका रिदम भी जो है वो टूट चुका होगा। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए अब ज़रूरी है कि इस समय आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब जब तैयारी शुरू की जाए तो सबसे बेहतरीन रणनीति क्या होगी। रणनीति का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, जिसमें कंपटीशन फैक्टर को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाता है। मतलब हमें अगर 5 लाख लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 4,90,000 लोगों को हमें पीछे छोड़ना है। उनको पीछे छोड़ने के लिए हमें एक ऐसी रणनीति अपनानी होगी ताकि हम क्वालिफाई कर जाएं और बाकी मान लो उन लोगों से हमें आगे। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, बट तैयारी तो ऐसे ही होती है ना। कुछ लोग रहेंगे तभी तो आप अंदर पहुंच पाओगे ना। अब रणनीति में सबसे पहला बिंदु यह होना चाहिए कि आप कम से कम 2 विषय यहां से शुरू करें। ठीक है, डेली आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर करने हैं। आप कहोगे सर क्या आप सब्जेक्ट भी बता देंगे। सब्जेक्ट मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको पॉलिटी और हिस्ट्री ही शुरू करना चाहिए। एक तो आप राजनीति करें, है ना, एक आप इतिहास को शुरू करें। आप कहेंगे सर क्या इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है। मजेदार है। स्टार्ट बेस जो है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। पॉलिटी में और हिस्ट्री में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से करके, कम से कम अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इसके अंदर अगर मान लो 15 से 18 सवाल पूछ रहा है और इसमें भी 12-13 सवाल पूछ रहा है, तो लगभग 28 से 30 सवाल आपके ये 2 सब्जेक्ट में क्लियर हो जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं, संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मार्क्स भी ठीक ठाक है ना। 80 नंबर अगर कट ऑफ जा रही है तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि लगभग 60 नंबर की कहानी आपकी यहाँ पे दिख रही। तो पहले तो आपको इन 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके लिए आप बेस लेंगे एनसीईआरटी को एनसीईआरटी को बेस लेंगे, और उसके बाद अगर आपने किसी क्लास में पढ़ा है या किसी कोचिंग से तैयारी की है उसके नोट्स रखेंगे। तीसरा, एडवांस किताबों पे फोकस करेंगे। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पे आप काम कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एक अच्छी किताब हो सकती है। तो पहले तो ये सॉलिड करो। आप कितना समय इन दोनों सब्जेक्ट को देने की जरूरत है। लगभग 1.5 से 2 महीने अगर ये चलते भी हैं और आपके अच्छे से ये दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं, तभी आपको तीसरे से चौथे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद अच्छा, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इसके अंदर कोशिश करिएगा आप कम से कम पॉलिटी में तो 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी रहे। सफलता दर जो है वो आपकी 90% से ज़्यादा रहनी चाहिए। मतलब एक आध सवाल गलत हो तो हो, उसके अलावा ज़्यादा सवाल गलत नहीं होने चाहिए। हिस्ट्री में कम से कम 70 से 80% की एक्यूरेसी आप ला सकते हैं, है ना। अब 100% भी लाई जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट कई बार सवाल कुछ ऊपर नीचे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा 70 से 80% की एक्यूरेसी इसमें लाने का प्रयास करें। फिर जब ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएं
तीसरा और चौथा सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना चाहिए? तीसरे और चौथे सब्जेक्ट में तीसरे स्तर पर आपको इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को उठाना चाहिए, है ना, और चौथे नंबर पे आपको पर्यावरण को उठाना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि आप ठीक से सोच के देखिए, इसमें जो सवाल है, ये दोनों सब्जेक्ट जब हो जाएंगे ना, अच्छा इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर अगर मान लो 3 से 4 महीने भी जाए ना, तब भी कोई नुकसान का सौदा नहीं होगा। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 18 सवाल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग अगर 15 और उधर मैं निकाल दूं तो लगभग 18 सवाल यहाँ, तो इन दोनों को मिला के 36 सवाल आपके निकल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो मतलब 30 से 35 की रेंज में भी अगर ये दोनों, तो 35 सवाल अगर यहाँ से निकलते हैं, एक सवाल 2 नंबर का है, तो 70 नंबर की जो आपकी तैयारी है मार्क्स की, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट के माध्यम से हो सकती है। और अगर आपने इन 70 नंबर सोच के देखो, 75 तो कट ऑफ ही गया था लास्ट ईयर। तो इन्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और खास करके इकोनॉमी, क्योंकि 18 सवाल इसमें से लगभग हर बार देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से इन दोनों सब्जेक्ट को तैयार करने की जरूरत है। इसके अंदर अगर हम देखें इकोनॉमी में, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी बेस है ना, आपको पता है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th क्लास की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, उनको देखने की जरूरत है। उसके साथ जैसे मैं बच्चों को क्लास में नोट्स देता हूं तो वो इनफ रहते हैं, है ना, जो मैंने लिखवा दिया है बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी को रिवाइज करना है और थोड़ा करंट अफेयर पे काम करना है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बट अगर आपके पास कोई और नोट्स है आप उसको रेफर ले सकते हैं। इसमें एडवांस किताब मेरे हिसाब से कोई नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि है ही नहीं। लाल एंड लाल की किताब है, रमेश सिंह की ये किताब है, अगर मान लो आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है तो आप वहां से कर सकते हो, अदरवाइज आप नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इकोनॉमी में टू द पॉइंट्स कंटेंट मिल जाता है। दूसरा, पर्यावरण को लेकर आपको थोड़ा सा 12th क्लास के जो लास्ट बायो की जो बुक है उसमें लास्ट के 6 चैप्टर हैं, उसको आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। इवन किसी के नोट्स आप रेफर कर सकते हैं क्लासेस के माध्यम से, वो काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर देंगे। अब डिपेंड करता है आपने कहाँ से एनवायरनमेंट किया है ना, हम जो अच्छे से करवाते हैं तो फिर उसमें सारा कुछ ही कवर हो जाता है। फिर ये जब आपका हो जाए, फिर आपको काम करना है ज्योग्राफी पे। इवन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ मिला के पढ़ना है, मैं ये बात तो हमेशा ही कहता हूँ, बट पहले आप ना थोड़ा सा एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को साथ मिला के भी पढ़ेंगे तो बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों, अब क्या हो रहा है ना, दोनों को इनको मिला के 30 से 32 सवाल पूछे जा रहे हैं, इवन ज़्यादा ही हो जाता है कई बार। तो ये भी एक अच्छा सेगमेंट है ज्योग्राफी बेस। पहले ज्योग्राफी यूपीएससी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्यों? क्योंकि लगभग 4-5 सवाल पूछे जाते थे, जिसमें 3 सवाल लगभग फिजिकल मैपिंग के होते थे, वो 1-2 सवाल फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह या वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लेता था। अब तो लगभग 15 से 16 सवाल यूपीएससी ने ज्योग्राफी से, प्योर ज्योग्राफी से पूछना शुरू कर दिया है। तो अब भूगोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी में। जिस दिन आपके ये 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए, है ना, भूगोल में मैपिंग पे थोड़ा खास ध्यान करिएगा। एनसीईआरटी इसके लिए एक बेहतरीन सोर्स है, ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते हैं। बाकी आप चाहें तो किसी के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, और अगर आप कोई एडवांस किताब पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से काम करते हैं और पैरेलल थोड़ा सा आईआर को देख लेते हैं, 7-8 सवाल इसमें से पूछ रहा है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए इसकी स्ट्रेटेजी बस मेरी इतनी है साइंस टेक के लिए, कि जो 20 से 25 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, PYQs का बेस लेके आप वो टेक्नोलॉजी निकाल सकते हैं। इन टेक्नोलॉजीज के नोट्स आपको खुद से बनाने चाहिए, ताकि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सवाल कम से कम गलत हो। IR मैं हालांकि पढ़ाता रहा हूँ, बट आप ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा सा फोकस करें, डिक्लेरेशन पर थोड़ा सा फोकस करें, और लेटेस्ट ट्रेंड जो है एनवायरनमेंट में जो IR में होते रहते हैं, जहाँ पे PM गए होते हैं, उस तरह की कुछ घोषणाएं हैं, या आपस में कोई ऐसा डिक्लेरेशन, कोई समझौता जो है भारत रूस के बीच में हुआ हो, या भारत फ्रांस के बीच में हुआ हो, अमेरिका के साथ हुआ हो, ग्रुपिंग जो होती है, क्वाड, न्यू क्वाड, है ना, I2 U2, इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करके आप काम कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% आपका, मैं कह रहा हूँ 100% दावे के साथ आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप डिले करेंगे ना चीज़ों को, तो उतना ही ज़्यादा नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सिस्टमैटिकली तरीके से काम करते हुए, 2-2 सब्जेक्ट को लेते हुए, साथ में थोड़ा करंट अफेयर का डेली, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 आवर जो है आप इसको दें। टोटल टाइम आपको अभी प्रीलिम्स के लिए 5 घंटे देने की ज़रूरत है। अभी के से अगर दे देंगे 5 घंटे तो थोड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें, वरना फिर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 1.5 घंटा, लगभग टोटल 3 घंटे आप जीएस को दें, 1 घंटा जो है वो आप करंट अफेयर को दे दें, और 1 आवर जो है वो आप दे सकते हैं सीसेट को, 1 या 2 घंटे। जिन बच्चों का सीसेट बहुत ख़राब है उनको कम से कम 2 घंटे से 2 घंटे काम करने की ज़रूरत है।
तो मेरे हिसाब से एक मोटा मोटा खाका आप लोगों का बन गया होगा कि अगले 8 महीने में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। तो बेहतरीन तरीके से वर्क करिए, अपना पूरा अपने आप को झोंक दीजिए ताकि हर तरीके से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।